अगर हम ज्योग्राफी या भूगोल की बात करेंगे तो ये भूगोल है क्या? सबसे पहली बात तो यही होगी। अगर हम भूगोल की बात करेंगे तो ये है क्या, तो आप लिख सकते हो इसमें भूगोल में ये क्या है, तो आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ यानी हिंदी में इसी को कहा जाएगा भूगोल। क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है ना, ये क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ब्रीफ स्टडी या कंप्लीट स्टडी रिलेटेड टू अर्थ। कंप्लीट स्टडी रिलेटेड टू अर्थ, इसका सेंस क्या निकल कर आता है? इसका सेंस ये निकल कर आता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि जो अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है। ठीक है ना, अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसे बना, इसके कितनी लेयर्स हैं, कहां पर डिसकंटिन्यूटी, कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है, कहां पर सॉलिड मटेरियल है, कहां पर क्या नाम है, मैग्मा है, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अर्थ की सरफेस पर क्या है, मानकर चलो ये माउंटेन है, कोई प्लेट्यू है, यहां पर ये ओशियन बने हुए हैं, तो इसमें सबसे पहली बात तो अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि अर्थ के सरफेस पर जो भी टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी भी स्टडी आ जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अर्थ के यहां सराउंडिंग में क्या है, मतलब कि एटमॉस्फेयर और क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इन सभी से जो एक, इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो एक पार्ट बनकर तैयार हो रहा है वही क्या है? वही है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है। ओके, अब यहां पे एक बात और हमें समझनी होगी, इसी डेफिनेशन को आप यूं भी कह सकते हो कि ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी का मतलब हो जाएगा सर, ज्योग्राफी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन है। किससे रिलेटेड? डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू अर्थ। पृथ्वी से संबंधित वर्गीकरण और विश्लेषण जो है उसी को क्या कहा जाएगा? भूगोल कहा जाएगा। अब यहां भूगोल जो है एक ऐसा विषय है जो कि मानव के साथ साथ जितना भी ये भौतिक पर्यावरण है, उसके साथ जितनी भी भौतिक वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी की सभी भौतिक वस्तुओं का मानव के साथ जो अंतर संबंध है, उसके साथ जो संबंध है उसको दर्शाता है। अब जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम बात करते हैं इसकी केवल स्टडी की, भाई अगर मैं इंटीरियर पार्ट की ही स्टडी करूंगा दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। ठीक है ना, लगभग 18 किलोमीटर की गहराई तक का भाग जो है अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो इसको जियोलॉजी कहा जाएगा। इसको हिंदी में कहा जाएगा भूगर्भ शास्त्र। अब इसके बाद फिर अगर हम अर्थ और ह्यूमन को आपस में रिलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है ना, इसी को पर्यावरण भूगोल कहा जाता है। तो पर्यावरण भूगोल, ठीक है ना, या पर्यावरण कह लो आप, ये भी क्या है? ज्योग्राफी का पार्ट है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जब हम यहां पे किसकी स्टडी करते हैं? जब हम यहां पे केवल और केवल ह्यूमन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन रेसिस की स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो यही बन जाता है फिर ह्यूमन ज्योग्राफी। जब हम यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन की स्टडी करते हैं कि कौन से रीजन में कौन कौन सी इकोनॉमिक कंडीशन है और वहां पे किस टाइप से लोग अपना लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, किस चीज पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लोग कहां से अर्न कर रहे हैं, तो इसी को नाम दे दिया जाता है फिर क्या? इकोनॉमिक ज्योग्राफी नाम दे दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम कंप्लीट स्टडी करते हैं, जब हम ब्रीफ स्टडी करते हैं, तो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है इसी ज्योग्राफी को। जबकि एक अगर कंप्लीट वर्ड आप यूज, अगर ज्योग्राफी वर्ड करोगे तो अगर यूज कर रहे हो आप, तो इसी में सभी के सभी वर्ड जो है वो इंक्लूडेड होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो ज्योग्राफी वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा, ये वर्ड जो है, ये वर्ड देने वाले थे एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज ने सबसे पहले क्या दिया था? ज्योग्राफी शब्द दिया था। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था 2019 में, और ये एसएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया, एसएससी सीजीएल वगैरह में। तो इस क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना होगा कि भूगोल शब्द, सॉरी, ज्योग्राफी शब्द देने वाले कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? एराटोस्थनीज हो जाएगा। ओके, अब इंडियन ज्योग्राफी हमें शुरू करनी है। पूरा सिलेबस डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं बेहतर तरीके से। इंडियन ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर आपको हेडिंग डालना है वो है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संरचना और उच्चावच। ओके, आप जल्दी से हेडिंग डालोगे स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया। दूसरा, नोट्स में पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ का इतना ज्यादा मुझे कोई ज्यादा विशेष फायदा तो दिखता नहीं है मुझे। बेहतर होगा आप अपने हाथ से खुद लिखना शुरू करो साथ के साथ, क्योंकि मैं बोलकर भी लिखाता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे हम लोग, तो आप अपने नोट्स खुद बनाओ, ज्यादा बेहतर होगा। ओके, बाकी पीडीएफ आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप फर्स्ट चैप्टर हेडिंग डालो जल्दी से, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया।
ठीक है, हिंदी में इसी को कहा जाएगा भारत की संरचना, भारत की संरचना और उच्चावच। ठीक है, एक एक करके बड़े आराम से इसको समझते हैं। यहां पे जो आपको वर्ड दिख रहे हैं वो केवल यहां पे दो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं। एक तो स्ट्रक्चर, हमें ये समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, रिलीफ। हिंदी में मैंने लिख रखा है यहां पे, एक वर्ड है संरचना और दूसरा वर्ड क्या है, उच्चावच। इन दोनों वर्ड को समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, किसी भी कंट्री को, जब आप किसी भी कंट्री के जियोलॉजिकल जब किसी भी कंट्री के बारे में जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो वहां कंट्री के बारे में सबसे पहले रॉक की स्टडी की जाती है। अब उसी की स्टडी से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं, वहां पे जो भी संरचनाएं हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो भी वहां पे स्थलाकृतियां हैं, जो भी वहां पे माउंटेन है, प्लेट्यू है, ठीक है ना, उन सब की जब स्टडी करेंगे तो वहां 2 से 3 वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। पहला वर्ड होता है स्ट्रक्चर, एक वर्ड होता है रिलीफ, एक वर्ड आपने सुना होगा फिजियोग्राफिक, फिजियोग्राफिक रीजन यानी कि भूभौतिक प्रदेश, और एक वर्ड होता है जियोलॉजिकल रीजन यानी कि भूगार्भिक क्षेत्र। ये 3 से 4 वर्ड होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो पहले इन्हीं वर्ड को क्लियर करते हैं, फिर हम अलग अलग देखेंगे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के कितने पार्ट, इंडिया को हमारे को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन सी जगह पर कौन सा पार्ट आएगा और वहां का स्ट्रक्चर कैसा है। पहला वर्ड लिखा हुआ है यहां पे स्ट्रक्चर, तो इसी को समझते हैं। अगर हमें किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी कंट्री या किसी भी माउंटेन, किसी भी प्लेट्यू के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, किसकी, स्ट्रक्चर की, तो इसका सेंस सीधा सीधा किसके रिलेट में जाता है, तो आपका आंसर होगा, इसका सेंस सीधा सीधा जाता है स्टडी रिलेटेड टू रॉक्स। ठीक है ना, स्टडी रिलेटेड टू रॉक्स, ध्यान से सुनना, स्टडी रिलेटेड टू रॉक्स यानी कि चट्टान से संबंधित अध्ययन होता है। ये बात को ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, चट्टान से संबंधित अध्ययन होता है। ओके, चट्टान से संबंधित अध्ययन होता है ये। अब चट्टान से संबंधित अध्ययन क्या होगा संरचना में, चट्टान से संबंधित संरचना में अध्ययन ये होगा, पहला पॉइंट तो भाई यही हो सकता है कि जो रॉक है उस रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहां पर जो चट्टानें हैं या जो भी ट्रोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसका उसमें जो चट्टान है उनका निर्माण कैसे हुआ, यानी कि हिंदी में इसी को कहा जाएगा चट्टान निर्माण। बात क्लियर है, पहला पॉइंट तो यही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रॉक फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद फिर रॉक का फॉर्मेशन हुआ, तो कौन सी रॉक का फॉर्मेशन हुआ, रॉक का टाइप क्या है, यानी कि चट्टान का प्रकार कौन सा है। ठीक है ना, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, चट्टान का प्रकार कौन सा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट होगा कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, जो रॉक बनी है उस रॉक के अंतर्गत कौन कौन से उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें फॉसिल्स हैं या नहीं है, या मिनरल्स हैं तो उनको किस प्रकार यूटिलाइज किया जा रहा है, किस एरिया में यूटिलाइज किया जा रहा है। मतलब मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, कॉम्पोजिशन। ठीक है ना, कॉम्पोजिशन इन द सेंस, हिंदी में इसी को कहा जाता है संगठक, चट्टानों का संगठन। ये 3 मेजर पॉइंट जो होते हैं वो आप ऐसे समझ लो कि अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, अगर संरचना की बात कर रहे हैं हम, तो इसका सेंस सीधा सीधा ये जाता है कि इसके अंदर ये 3 पॉइंट छिपे हुए हैं। मानकर चलो एक क्वेश्चन में आपको बोलता हूं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विंध्या माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सतपुड़ा माउंटेन। इसका सेंस क्या निकलता है, इसका सेंस ये निकलता है कि हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है, हमें डिस्कशन करना है कि जो सतपुड़ा माउंटेन है वहां पे उसमें जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, उस सतपुड़ा चट्टान में जो सतपुड़ा की चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें हैं, और सतपुड़ा की चट्टानों में क्या क्या वहां पर देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही विंध्या की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपसे कहा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विंध्याचल माउंटेन, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि विंध्याचल माउंटेन जो है उसमें कौन कौन सी, उसमें जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी चट्टानें हैं और उन चट्टानों में क्या क्या मिलता है। तो आपको पता है कि विंध्या वाला जो रीजन है वहां पे क्या मिलता है भाई, वहां पे अगर हम बात करेंगे तो सैंडस्टोन देखने को मिलता है, मार्बल्स देखने को मिलते हैं, उनको किस प्रकार यूटिलाइज किया जा रहा है और कौन कौन सा एरिया वहां पे स्पॉट किया हुआ है कि इस वाले एरिया में रॉक देखने को मिलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ, सीधा सीधा इसका सेंस जाता है किसके साथ, रॉक के साथ। वहीं अगर हम रिलीफ की बात करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना,
स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रक्चर जो है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? तो आपका आंसर होगा ये जियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, यानी कि ये भूगार्विक संरचना, एक तरह से भूगार्विक पक्ष है एक, ठीक है ना, किसी भी चट्टान का, किसी भी पर्वत का, पठार का, कंट्री का या कॉन्टिनेंट का। वहीं अगर हम बात करेंगे रिलीफ की, तो रिलीफ या उच्चावच का मतलब क्या होता है? उच्चावच का मतलब हिंदी में अगर आप पढ़ रहे होगे तो इसका मतलब यह लग रहा होगा कि केवल और केवल ऊंचे स्थान, जबकि ऐसा नहीं होता। रिलीफ की अगर हम बात करेंगे तो रिलीफ के अंतर्गत किसी भी स्थलाकृति का जो ढाल है, स्लोप है, उसकी स्टडी की जाती है। मैंने क्या लिखा? अगर सेंस निकालते हैं तो स्ट्रक्चर का सेंस क्या निकलता है? स्टडी रिलेटेड टू रॉक्स। और अगर रिलीफ की अगर हम बात करेंगे तो रिलीफ का सेंस किस में जाता है? स्लोप के सेंस में जाता है कि हमें क्या देखना है? किसी भी जो टोपोग्राफी है, कोई भी स्थलाकृति है, उसके ढाल का अध्ययन करना है। पहली बात, ढाल किस प्रकार का है, उसके बाद फिर ढाल की दशा क्या है, ढाल की स्थिति क्या है, उसके बारे में हमें समझना है। मतलब कि जो धरातल पर, जो सरफेस पर जो ऊंचे और निचले स्थान होते हैं, मतलब कि रिलीफ के अंतर्गत हाई एरिया भी आते हैं, हाईलैंड्स भी होंगे, और रिलीफ के अंतर्गत लो लैंड भी होंगे, मतलब कि ऊंचे स्थान और निचले स्थान और ढाल, इन सब की जब स्टडी की जाती है तो इसी को कहा जाता है रिलीफ या उच्चावच। मैं लिख रहा हूं यहां पे रिलीफ के अंतर्गत, यानी कि उच्चावच के अंतर्गत किस किस की स्टडी की जाती है? तो इसके अंतर्गत एक तो होते हैं हाई एरियाज या हाईलैंड्स होंगे, इसी के अंतर्गत फिर लो लैंड्स भी होंगे, ठीक है ना, हाईलैंड्स, लो लैंड्स, और इसी के अंतर्गत क्या होगा? स्लोप होगा। इन सब की स्टडी की जाती है। आगे बात समझ में? कमेंट करो यहां तक दोनों वर्ड समझ आया नहीं आए? हाँ जी। तो रिलीफ के अंतर्गत क्या किया जाता है? ऊंचे स्थान, निचले स्थान, ढाल का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के अंतर्गत, अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो आपका आंसर होगा रॉक्स के बारे में स्टडी की जाती है। ओके, अब एक और वर्ड यहीं पे समझते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जियोलॉजिकल रीजन, अगर इसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे जियोलॉजिकल रीजन, तो अगर जियोलॉजिकल रीजन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहा जाता है भूगार्विक क्षेत्र। भूगार्विक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से समझना। भूगार्विक क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है? तो इसके अंतर्गत रखा जाता है इसमें रीजन ऑफ, इसके अंतर्गत रखा जाता है किसको? रीजन ऑफ सेम रॉक्स, ठीक है ना, रीजन ऑफ सेम रॉक्स, ठीक है ना, सेम रॉक्स एंड स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल रीजन के अंतर्गत किसको रखा जाता है? तो आपका आंसर होगा इसके अंतर्गत रखा जाता है समान चट्टान, इसके अंतर्गत रखा जाता है समान चट्टान और संरचना वाले क्षेत्र। ओके, समान चट्टान और संरचना वाले क्षेत्र को शामिल किया जाता है किसके अंतर्गत? तो आपका आंसर होगा जियोलॉजिकल रीजन के अंतर्गत। तो ये तीन वर्ड थे, तीनों को मैंने अलग अलग समझाया। दोबारा सुनो। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वो किससे रिलेटेड है? रॉक से रिलेटेड है, ठीक है ना। रॉक किस प्रकार का है, कैसे बना, कब बना, उसके अंदर क्या पाया जाता है। रिलीफ में क्या होगा? तो रिलीफ की अगर हम बात करेंगे, रिलीफ के अंतर्गत ऊंचे स्थान और नीचे स्थान, स्लोप, स्लोप का टाइप क्या है वो आएगा। और अगर हम बात करेंगे जियोलॉजिकल रीजन की, तो जियोलॉजिकल रीजन के अंतर्गत क्या आता है? जियोलॉजिकल रीजन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आता है सेम रीजन ऑफ सेम रॉक्स, यानी कि जिन क्षेत्रों में समान प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिन क्षेत्रों का स्ट्रक्चर समान है, उनकी स्टडी की जाती है किसके अंतर्गत? जियोलॉजिकल रीजन के अंतर्गत। ओके, अब इंडिया जो है हमारा, इंडिया के जियोलॉजिकल रीजन में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर ट्रिपल टेक्टोनिक रीजन देखने को मिलते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा यूं कह सकते हो कि यहां पे मुख्यतः तीन प्रकार के जियोलॉजिकल रीजन देखने को मिलते हैं, जिनको नोटिस किया किसने? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर हम बात करेंगे जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया की, जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, यानी कि भारत के, अगर हम इसमें बात करेंगे भारत के
भूगार्विक क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहला पॉइंट होगा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कौन से क्षेत्र देखे जाएंगे, तो आपका आंसर होगा इसमें रखा जाता है रीजन ऑफ सेम रॉक्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, रीजन ऑफ सेम रॉक एंड स्ट्रक्चर, यानी हिंदी में कहेंगे हम इसको समान चट्टान और संरचना का क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? समान चट्टान और संरचना का क्षेत्र आता है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी में जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने कितने एरिया को नोटिस किया है, तो आपका आंसर होगा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है ना, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। ओके, टोटल कितने भागों में? तो आपका आंसर होगा इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 भाग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो भाग है ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। ठीक है ना, हिंदी में इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय, हिंदी में इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। ये पहला रीजन हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर नेक्स्ट आता है नदर्न माउंटेन वॉल। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आता है? नदर्न माउंटेन वॉल, यानी हिंदी में कहा जाता है इसको उत्तरी पर्वतमाला। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? नदर्न माउंटेन वॉल के बाद थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है मिडिल प्लेन्स। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? मिडिल प्लेन्स, यानी कि मध्यवर्ती मैदान। ओके, मध्यवर्ती मैदान। ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर कितने भाग हो गए हमारे भारत के? तो आपका आंसर होगा ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला है पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन, यानी प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें होगा नदर्न माउंटेन वॉल, यानी उत्तरी पर्वतमाला। और थर्ड जो होगा वो होगा मिडिल प्लेन्स, यानी कि मध्यवर्ती मैदान। इसको इंडिया के मैप पर समझते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलो देखो ध्यान से, एक मैप बनाना है हमें जल्दी से। हाँ जी, देखो सॉरी, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहां से जो इतना एरिया है, ठीक है ना, जो ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये माउंटेनियस एरिया है। ठीक है ना, इधर ये पूरा जो एरिया है भाई, अगर हम बात करेंगे यहां पे तो इस वाले एरिया में तो हिमालय फैला हुआ है, इधर ये हिमालय का एक्सटेंशन है। और इसी वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या है? यहां पे ये अंडमान निकोबार। ठीक है ना, यहां पे क्या है? ये अंडमान निकोबार। तो जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा भाग एक ही है। ठीक है ना, इसकी अगर हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा भाग एक ही है, मतलब कि जो अंडमान निकोबार है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ हिमालय है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पेनिनसुलर रीजन के अंतर्गत कौन सा पार्ट आता है और प्लेन्स के अंतर्गत कौन सा पार्ट आता है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे लगभग ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसकी अगर हम बात करेंगे तो हाँ जी,
ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे एरिया को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो आपका आंसर होगा ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको रखा जाएगा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। और उसके बाद में फिर ये जो बीच वाला जो भाग है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मिडिल प्लेन्स। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मिडिल प्लेन्स। ये हो जाएगा नदर्न माउंटेन रीजन। और ये वाला जो रीजन होगा ये कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा ये होगा पेनिनसुला। ये होगा पेनिनसुला रीजन। ठीक है, ये टोटल 3 पार्ट्स हो गए। अब यहां पे हमें ध्यान में क्या रखना है, हमें ध्यान में ये रखना है कि जो अंडमान निकोबार है इसकी अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार क्या है, अंडमान निकोबार जो है ये किसका एक्सटेंशन माना जाता है, ये हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है। जबकि अगर हम बात करेंगे यहीं पर कौन सा आइलैंड है, यहां पर लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप जो है इसको रखा गया किसके अंतर्गत, इसको रखा गया पेनिनसुला इंडिया के अंतर्गत, जबकि इसको एक्सटेंशन माना जाता है हिमालय का। ओके, देखो कितने भाग बताए मैंने आपको, इसके 3 भाग बताए। सबसे पहला जो भाग बताया वो कौन सा बताया, सबसे पहले भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये बताया था मैंने पेनिनसुलर रीजन, यानी हिंदी में इसी को कहा जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। इसको क्या कहा जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाएगा, सॉरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये पेनिनसुला रीजन जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये ओल्डेस्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है ये, तो आपका आंसर होगा ये है ओल्डेस्ट पार्ट। ओके, ये पेनिनसुला रीजन का जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पुराना भाग है भारत का। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये सबसे पुराना भाग है। ये क्या है, सबसे पुराना भाग है। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहां पे ये किसका पार्ट माने जाएगा, तो आपका आंसर होगा ये है गोंडवाना लैंड। ये किसका पार्ट है, तो आपका आंसर होगा ये है गोंडवाना लैंड। ये किसका पार्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी कि ये है गोंडवाना लैंड का भाग। ओके, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो आगे अगर हम बात करेंगे इस वाले रीजन की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो अगर हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो इस वाले भाग की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर के समथिंग अबाउट है। ओके, इस वाले भाग की अगर हम बात करेंगे तो औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 600 मीटर के समथिंग अबाउट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसी के बारे में तो इस पेनिनसुला रीजन में क्या क्या आता है, इस पेनिनसुला रीजन में एक तो पार्ट आता है सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है ना, एक कौन सा पार्ट आता है, सेंट्रल हाईलैंड्स आता है। और दूसरा कौन सा पार्ट आता है, तो आपका आंसर होगा प्लेट्यू रीजन, यानी कि पठारी क्षेत्र। एक तो इसमें आता है कौन सा रीजन, एक तो रीजन आता है इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स वाला, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दूसरा कौन सा आता है, प्लेट्यू रीजन आता है। सेंट्रल हाईलैंड्स को हिंदी में क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है केंद्रीय उच्च भूमि। ओके, इसको क्या कहा जाता है, केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। और जो प्लेट्यू रीजन है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है पठारी क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं वो भी समझ लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या शामिल हो जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाता है अरावली माउंटेन। ठीक है ना, ये किस में आ जाता है, अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन किस में आएगा, सेंट्रल हाईलैंड्स में आएगा, या फिर आप यूं कहो कि ये पेनिनसुला रीजन के अंतर्गत आता है। अरावली माउंटेन हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाता है विंध्या माउंटेन, इसी में आ जाता है सतपुड़ा माउंटेन। ठीक है ना, विंध्या माउंटेन, अरावली माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में आ जाता है बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है ना, इसी में कौन सा प्लेट्यू आ जाता है, बघेलखंड प्लेट्यू। ये सब इस वाले पार्ट में यहां पे स्थित है, ये एबी वाला जो रीजन है यहां पे। ठीक है ना, तो इसकी अगर हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत तो ये 3 से 4 पॉइंट आ गए। अगर हम बात करेंगे प्लेट्यू रीजन की तो प्लेट्यू रीजन में कौन कौन से आ जाते हैं, इसकी अगर हम बात करेंगे तो प्लेट्यू रीजन जो है, प्लेट्यू रीजन में आ जाता है जैसे दक्कन प्लेट्यू, यानी कि दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में आ जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसी में आ जाएगा ईस्ट हाईलैंड्स। इसमें कौन सा आ जाएगा, इसी में आ जाएगा ईस्ट हाईलैंड्स, यानी कि
पूर्वी उच्च भूमि। ओके, इसी में क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा पूर्वी उच्च भूमि। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी उच्च भूमि। और इसी दक्कन के पठार में यहां पे कौन कौन से आ जाते हैं ये भाई, दक्कन के पठार की अगर हम बात करेंगे तो दक्कन ट्रैप, नीचे की तरफ आएंगे तो कर्नाटक प्लेट्यू, इधर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है ना। तो ये सभी का सभी ये पठारी क्षेत्र जो है, और यहाँ छोटा नागपुर का पठार, और आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेघालय वाला जो क्षेत्र है, मेघालय की गारो खासी जयंती या शिलोंग का पठार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्लेट्यू रीजन के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि ये पेनिनसुलर रीजन का पार्ट है। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन यहां से उठाते हैं कि भारत की भूगार्भिक संरचना के आधार पर सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, पेनिनसुलर रीजन आता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है और सबसे पुराना भाग है यही। ओके, इसको दो भागों में फिर से डिवाइड किया, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स और एक प्लेट्यू रीजन। सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या जाता है, यहाँ पे अरावली माउंटेन, विंध्या माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो प्लेट्यू रीजन में क्या क्या आता है, दक्कन का प्लेट्यू, छोटा नागपुर और ईस्ट हाईलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट होगा नदर्न माउंटेन वॉल। नेक्स्ट कौन सा पार्ट होगा, नेक्स्ट होगा नदर्न माउंटेन वॉल। नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा नदर्न माउंटेन वॉल, यानी कि उत्तरी पर्वतमाला। उत्तरी पर्वतमाला की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो आपका आंसर होगा इसके अंतर्गत आता है यंग माउंटेन्स, यंग माउंटेन। और यंग माउंटेन इन द सेंस क्या आ जाएगा इसी में, हिमालय। एक तो इसके अंतर्गत आता है यंग माउंटेन, यानी कि हिमालय माउंटेन आ जाता है इसके अंतर्गत। और हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सभी को पता है, प्लेट टेक्टोनिज्म से हुआ है। तो हिमालय माउंटेन का जब फॉर्मेशन हुआ तो यहां पे कुछ फॉल्ट भी बने हैं, और ये फॉल्ट कैसे बनेंगे, नॉर्मल फॉल्ट या रिवर्स फॉल्ट। तो यहां पे यंग माउंटेन का जब फॉर्मेशन हुआ तो यंग माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोलिजन से हुआ। और जब कोलिजन की कंडीशन होती है, कन्वर्जेंट की कंडीशन होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा रिवर्स फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि नदर्न माउंटेन वॉल के अंतर्गत कौन सा एरिया आता है, तो आपका आंसर होगा इसमें आता है एक तो यंग माउंटेन और इसमें आते हैं रिवर्स फॉल्ट। ओके, और क्या आता है इसमें, रिवर्स फॉल्ट आता है, यानी कि इसमें व्युत्क्रमित भ्रंश आते हैं, व्युत्क्रमित भ्रंश आते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा इंडो सांगपो सचर जोन, मैं लिख देता हूं इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में आ जाता है जैसे एमबीएफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये सभी के सभी फॉल्ट आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है, नदर्न माउंटेन के अंतर्गत एक तो यंग माउंटेन यानी कि हिमालय को रखा जाता है। और साथ साथ जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय के निर्माण के समय बनने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रंशों का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाएगा। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आ जाता है मिडिल प्लेन्स। ओके, अब मिडिल प्लेन्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत कौन सा पार्ट आएगा वो भी देखते हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट होगा मिडिल प्लेन्स। मिडिल प्लेन्स हिंदी में कहा जाएगा इसी को मध्यवर्ती मैदान, मिडिल प्लेन्स यानी कि मध्यवर्ती मैदान। अब इस मध्यवर्ती मैदान की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा जब हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन होने के समय अगर हम बात करेंगे तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से रिवर ओरिजिनेट, मतलब यहाँ पे ग्लेशियर बने, ग्लेशियर बनने से के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होना शुरू हुए। तो जो रिवर माउंटेन से नीचे की तरफ आ रहे थे फुट हिल्स वाले एरिया में, उन्होंने क्या किया, अपने सेडिमेंट्स को डिपोजिट करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने अपने सेडिमेंट्स को डिपोजिट करना शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब सेडिमेंट को डिपोजिशन करना शुरू कर दिया तो उससे यहाँ पे फिर प्लेन्स एरिया बनता चला गया, यानी कि मैदानी भागों का निर्माण होता चला गया। तो अगर हम बात करेंगे मध्यवर्ती मैदानी भाग, इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो आपका आंसर होगा इनका फॉर्मेशन हुआ है सेडिमेंट डिपोजिशन से, ठीक है ना। इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, सेडिमेंट डिपोजिशन से हुआ है, यानी हिंदी में कहा जाएगा अवसादों के निक्षेप से हुआ है। और अवसादों के निक्षेप किसके, तो आपका आंसर एक वर्ड और इसमें ऐड कर दो आप, रिवर, यानी नदी अवसादों के निक्षेप से निर्माण हुआ है मध्यवर्ती मैदान का। अब ये वाला मध्यवर्ती मैदान की अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल यहां तक फैला हुआ है, इस वाले रीजन तक, ठीक है ना, असम तक फैला हुआ है।
तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 3200 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। सॉरी, इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ये क्या है, इसकी लेंथ है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है इसकी, तो तब आपका आंसर होगा, इसकी विड्थ जो है ये है लगभग 150 से लेकर लगभग 350 किलोमीटर तक है। ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। इस वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल फाउंड। यहां पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा फर्टाइल एलुवियल सॉइल फाउंड, यानी कि यहां पर जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है, यहां पर उपजाऊ उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है ना, यहां पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन से रीजन में, इसी रीजन में। तो यही कारण है कि यहां पे उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाए जाने के कारण यहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इस वाले रीजन में मिलती है। ओके, दोबारा सुनो, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर हमने इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट थे, पहला मैंने बताया नदर्न माउंटेन वॉल, दूसरा मैंने कौन सा बताया, तो आपका आंसर होगा, दूसरा हो गया मिडिल प्लेन्स, तीसरा हो गया पेनिनसुलर रीजन यानी कि प्रायद्वीपीय भाग। ओके, यहां पे हमें ध्यान में ये रखना होगा, मैं नोट करके यहां पे लिख देता हूं, हमें 2 पॉइंट और ध्यान में रखने होंगे यहां पे। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट तो ये होगा कि जो अंडमान निकोबार है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, अंडमान निकोबार इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा, ये है एक्सटेंशन किसका, हिमालय का। ओके, ये है हिमालय का एक्सटेंशन। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार जो है ये क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार हिमालय का विस्तार है। ठीक है ना, ये क्या है, हिमालय का विस्तार है, यानी कि इसी का भाग है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप किसका भाग है, तो आपका आंसर होगा, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है। ठीक है ना, लक्षद्वीप किसका भाग है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है। ओके, लक्षद्वीप किसका भाग है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है। ओके, कमेंट करो यहां तक समझ आया नहीं है। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है। किसी का कोई डाउट यहां तक, चलो पहले ये बताओ, डिफरेंस समझ आया, जियोलॉजिकल रीजन, स्ट्रक्चर, रिलीफ, तीनों वर्ड समझ पाए आप। सेंट्रल हाईलैंड्स का मतलब है कि जो केंद्रीय उच्च भूमि, इसको हिंदी में कहा जाएगा, मतलब वो रीजन जहां पे एक तो अरावली माउंटेन, अरावली के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो विंध्या माउंटेन नीचे की तरफ, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा माउंटेन, ठीक है ना, और इनके बीच में जो प्लेट्यू रीजन है, जो बिल्कुल मध्य भारत में जो उच्च भूमि है, उसी को केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। ओके सर, अंडमान निकोबार मैप में एक बार फिर से बता दीजिए, सामने लिखा हुआ है, ये है अंडमान निकोबार। यहां की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे तो पड़ती है बंगाल की खाड़ी, नेक्स्ट इधर अगर हम बात करेंगे तो इधर पड़ता है अंडमान सी। ठीक है ना, यहां पे क्या पड़ता है, अंडमान सी पड़ता है। और ये ऊपर के टोटल 4 भाग हैं, ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, ऊपर के टोटल 4 भाग को क्या कहा जाता है, अंडमान, और नीचे के 3 भाग को कहा जाता है निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। ओके, अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। अमित का कमेंट है, सर रिवर्स फॉल्ट समझ नहीं आया। देखो, फॉल्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, 1 मिनट में समझा देते हैं आपको, ये इसका मतलब है क्या। ओके, रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट होते क्या है, मानकर चलो ये कोई भी एक चट्टान है, ठीक है, ये कोई भी एक चट्टान का पार्ट है, इसको मान लेते हैं। ठीक, अब इस पर फोर्स अप्लाई होगी, 2 तरीके से फोर्स अप्लाई हो सकता है। एक फोर्स तो ये अप्लाई होगा अपोजिट डायरेक्शन पे, तो इसी को कहा जाता है टेंशनल फोर्स। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, टेंशनल फोर्स कहा जाता है, यानी इसे कहा जाता है तनाव बल, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और एक ये होगा कि मानकर चलो ये रॉक है, इस पर एक दूसरे की तरफ बल लग रहा है, तो इसको कहा जाएगा कंप्रेशनल फोर्स।
ठीक है ना, इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कंप्रेशनल फोर्स, यानी इसको कहा जाता है संपीडनात्मक बल। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संपीडनात्मक बल। एक हो गया टेंशनल फोर्स, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया संपीडनात्मक बल। अब जब इस पर बल लगेगा, दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बल लग रहा है, स्ट्रेचेबल बल लग रहा है, आप ऐसे समझ लो आप, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें दरार बनेगी या नहीं बनेगी, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, यहां से क्या होगा, इसका यहां से चट्टान टूट जाएगी, और जिस पॉइंट से चट्टान टूट रही है ना, इसी को कहा जाएगा नॉर्मल फॉल्ट। इसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल फॉल्ट कहा जाएगा। आगे बात समझ में, इसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल फॉल्ट कहा जाएगा। बात क्लियर है। अब मानकर चलो कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होने पर क्या होगा भाई, मानकर चलो अभी जैसे हिमालय के रेस्पेक्ट में ही समझाते हैं, वहां पे क्या है, ये दो चट्टानें और दो चट्टानें आपस में आकर, या फिर दो प्लेट कह लो आप, दो प्लेट आपस में आकर ऐसे टकरा रही है, तो फोर्स कैसा लग रहा है भाई, एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक चट्टान या तो राइट या लेफ्ट या अपवर्ड या डाउनवर्ड ये शिफ्ट कर जाएगी। तो इस सिचुएशन में जहां पे, या फिर आप यूं समझ लो कि ये एक चट्टान है और इस पर दोनों तरफ से बल लगाया, अब क्या हुआ, चट्टान यहां से टूटी और टूटने के बाद इसके ऊपर, यहां पे इसके ऊपर क्या हो गई, इंपोज्ड हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो फॉल्ट बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा रिवर्स फॉल्ट। इसको क्या कहा जाएगा, रिवर्स फॉल्ट कहा जाएगा, यानी इसको कहा जाएगा व्युत्क्रमित भ्रंश कहा जाएगा। ओके, इसको तो सामान्य भ्रंश कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा व्युत्क्रमित भ्रंश। अब जब हिमालय का निर्माण हुआ तो आपको पता है प्लेटों के टकराने से हुआ। प्लेटें कैसे टकराई, जब प्लेटें वहां टकराई तो फोर्स कौन सा लगा, वहां पे टेंशनल फोर्स लगा या कंप्रेशनल फोर्स लगा, कमेंट करो जल्दी से। हिमालय के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, हिमालय के फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे किस प्रकार का फोर्स लगा, वहां पे अगर हम बात करेंगे तो फोर्स जो अप्लाई हुआ था वहां पे कंप्रेशनल फोर्स बना लगा। तो कंप्रेशनल फोर्स जब वहां पे लगेगा तो इस सिचुएशन में वहां पे किस प्रकार का फॉल्ट बनेगा, तो आपका आंसर होगा रिवर्स फॉल्ट होगा वहां पे। ओके, कैसा फॉल्ट होगा, रिवर्स फॉल्ट होगा। तीसरा होता है ट्रांसवर्स फॉल्ट, जब इस टाइप से चट्टानें मूव कर रही हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, उनके बीच में जो फॉल्ट बनेगा उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स फॉल्ट। सुमित का डाउट है सर पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। पेनिनसुला का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्थल जो तीन ओर जल से घिरा हुआ हो, एक और स्थल से घिरा हुआ हो, उसी को प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहा जाता है। ओके, इसी को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहा जाता है। अब आप देख रहे हो इंडिया के इधर क्या है, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, नीचे इंडियन ओशियन। तो ये थ्री साइड्स जो है ये किससे कवर हैं, हमारे साउथ इंडिया की थ्री साइड्स जो है ये कवर हैं किससे, वाटर से। और ऊपर क्या है, नॉर्थ इंडिया। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेनिनसुला रीजन या पेनिनसुला इंडिया। गोंडवाना लैंड का मतलब क्या है, शुरुआत में क्या था, अगर हम देखोगे, अगर हम बात करेंगे अर्थ की, तो अर्थ पर एक लार्ज कॉन्टिनेंट था या सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया कहा गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इसको पूरा बताया जाता है। अभी आपके डाउट का ही आंसर दूंगा मैं, थ्योरी तो नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। जो पेंजिया था, पेंजिया में स्प्लिट हुआ, एक पेंजिया हुआ करता था, उसी के बीच में एक जियोसिंक्लाइन था जिसको टेथिस सी कहा जाता है या टेथियन जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। उसके जो पेंजिया का स्प्लिट हुआ, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसी का नॉर्थ वाला जो पार्ट था उसी को अंगारा लैंड कहा गया है और उसके साउथ वाले पार्ट को कहा गया है गोंडवाना लैंड। तो हमारा इंडिया पहले अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो अफ्रीका आता था। अफ्रीका के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और इंडिया, ये आते थे गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। इंडिया हमारा बाद में अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है और इसी स्प्लिट के दौरान, जब पेंजिया स्प्लिट कर रहा था, इसी स्प्लिट के दौरान इंडिया हमारा एशिया से जाके जुड़ गया है। और अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था, अंगारा लैंड के अंतर्गत क्षेत्र आता था नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला रीजन आता था, मतलब यूरोप और एशिया। ये रीजन किसके अंतर्गत आता था, अंगारा लैंड के अंतर्गत। तो इसी वजह से मैंने वर्ड लिखा हुआ है कि इंडिया जो है हमारा किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आगे बात समझ में, और कोई डाउट, हाँ जी क्लियर है यहां तक, चलो। अब यहां पे रिवर्स फॉल्ट मिलेंगे हिमालय वाले एरिया में, जैसे इंडो सांगपो सचर जोन की अगर हम बात करेंगे तो वो रिवर्स फॉल्ट है। आगे बात समझ में, रिवर्स फॉल्ट क्यों, क्योंकि वहां पे कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई हुआ है,
ठीक है ना। और कंप्रेशनल फोर्स जब अप्लाई होता है रिवर्स फॉल्ट, यहां पे क्या बनेगा, रिवर्स फॉल्ट। हाँ भाई, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट आ जाएगा फिजियोग्राफिक रीजन। ये भी समझो कि ये क्या होता है, फिजियोग्राफिक रीजन क्या होता है। मैं आपको ये टर्म्स सिखाता चल रहा हूं जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। फिजियोग्राफिक रीजन की अगर हम बात करेंगे तो इसको कहा जाता है भूभौतिक प्रदेश या भूभौतिक प्रदेश या भूभौतिक क्षेत्र, फिजियोग्राफिक रीजन। इसका मतलब क्या होता है फिजियोग्राफिक रीजन का। शुरुआत में क्या होता था, फिजियोग्राफिक रीजन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें स्टडी जो की जाती थी वो शेप ऑफ लैंड, स्टडी किसकी की जाती थी, शेप ऑफ लैंड, स्थल की जो आकृति है उसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन अब आकर इसका अर्थ जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। फिजियोग्राफिक रीजन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत रखा जाता है स्ट्रक्चर को, किसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। आगे बात समझ में, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, इसके अंतर्गत रखा जाता है फिर जियोलॉजिकल रीजंस को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी के अंतर्गत आ जाता है फिर किसी भी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन, और इसी के अंतर्गत फिर आ जाती है क्या, इसके अंतर्गत आ जाती है फ्लोरा और फोना की कंडीशन, फ्लोरा और फोना की कंडीशन। मतलब इन सभी की अगर स्टडी एक साथ की जा रही है तो इसी को कहा जाएगा फिजियोग्राफिक रीजन। मतलब अगर देखो दो तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ विंध्या माउंटेन, ठीक है, तो इसका मतलब केवल और केवल वहां पे उसकी रॉक्स के बारे में स्टडी करनी है आपको, रॉक्स के बारे में बताना है आपको, और इसके साथ साथ आपको क्या बताना है, कौन सी रॉक्स हैं, कैसे बनी, क्या क्या उनमें मिलता है, फिनिश हो जाती है बात। अगर यही पॉइंट ये आता है डिफाइन फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ या फिजियोग्राफिक पार्ट ऑफ विंध्या माउंटेन, तो यहां पे क्या करना होगा, उसके पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करना होगा, स्ट्रक्चर के साथ साथ वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन को भी स्टडी करना होगा, वहां पे वेजिटेशन किस टाइप का है, वेजिटेशन के साथ साथ वहां पर कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन सी ट्राइब मिलते हैं वहां पे, ये भी वहां पे डिफाइन करना होगा, रेनफॉल की क्या कंडीशन है। मतलब एक कंप्लीट स्टडी हो जाएगी, वो किससे रिलेटेड, विंध्या से रिलेटेड। आगे बात समझ में, फिजियोग्राफिक रीजन में क्या आता है और स्ट्रक्चर में क्या आता है, दोनों वर्ड में डिफरेंस समझना होगा हमें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर में रॉक्स की स्टडी को ध्यान में रखा जाता है, जबकि फिजियोग्राफिक रीजन की अगर हम बात करेंगे तो फिजियोग्राफिक रीजन में स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, जियोलॉजिकल रीजन, क्लाइमेटिक कंडीशन, फ्लोरा फोना, इन सब को स्टडी किया जाता है। ओके, कमेंट करो ये वर्ड आपको समझ आया या नहीं आया। अब अगर हम फिजियोग्राफिक रीजन की बात करेंगे इंडिया के, तो इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन कितने होंगे, इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताए हैं, लेकिन मेजर रीजन जो माने जाते हैं वो मेजर रीजन जो है वो माने जाते हैं टोटल 6। ओके, और कौन कौन से रीजन माने जाते हैं वो मैं लिखता हूं यहां पे। अगर हम बात करेंगे इंडिया के मेजर रीजन, इसमें अगर हम मेजर रीजन की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं, यानी कि फिजियोग्राफिक रीजन में भी जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य क्षेत्र हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो मुख्य क्षेत्र में आता है सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर होगा नदर्न माउंटेन। सबसे पहले क्या आएगा, नदर्न माउंटेन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर आप लिख सकते हो इसी में मिडिल प्लेन्स, नदर्न माउंटेन, मिडिल प्लेन्स। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो डेजर्टेड एरिया या डेजर्ट एरिया, मरुस्थली क्षेत्र। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में आ जाएगा डेजर्ट एरिया के बाद फिर इसमें आ जाता है आइलैंड्स, आइलैंड्स के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर इसी में आ जाता है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या आ जाता है कोस्टल प्लेन्स, और कोस्टल प्लेन्स के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में आ जाता है फिर क्या, पेनिनसुला रीजन या पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है ना। ये मुख्य भाग है, दोबारा मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, इसके अंतर्गत आ जाता है ये उत्तरी पर्वतीय भाग। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा मध्यवर्ती प्लेन या मध्यवर्ती मैदान, डेजर्टेड एरिया मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र।
आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो आइलैंड्स में आ जाते हैं द्वीप। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में आ जाएगा फिर क्या, कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। और तटीय मैदान के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आ जाता है इसमें प्रायद्वीप पठार। ओके, प्रायद्वीपीय पठार। ये टोटल पार्ट है कौन से, फिजियोग्राफिक रीजन। वो जो आपने 3 पार्ट पढ़े थे वो किसके आधार पर थे, कमेंट करो जल्दी से। अगर 3 पार्ट्स जो अब तक आपने पढ़े थे वो किसके आधार पर थे, फिजियोग्राफिक रीजन या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हाँ जी, वो किसके आधार पर थे, दोनों में अंतर होगा। अगर आपसे पूछे जाते हैं फिजियोग्राफिक रीजन तो कितने होंगे, 6। और अगर आपसे पूछे जाते हैं जियोलॉजिकल डिवीजन जो है, अगर जियोलॉजिकल डिवीजन की बात की जाती है तो जियोलॉजिकल डिवीजन जो होगा उसके कितने पार्ट होंगे टोटल, तब आपका आंसर होगा 3। और ये 6 पार्ट कौन कौन से हैं, इनको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक मैप पर। हाँ जी, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो ये वाला एरिया है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा इस वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा माउंटेन्स के अंतर्गत। ओके, हाँ भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर इस वाले एरिया में यहां पे क्या आ जाएंगे, तो आपका आंसर होगा ये वाला जो एरिया होगा ये हो जाएगा कोस्टल प्लेन्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पे तो इतना एरिया जो है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, इस एरिया की अगर हम बात करेंगे, एक सेकंड, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो इतना एरिया है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेजर्ट वाले एरिया के अंतर्गत। ये आ जाएगा किसके अंतर्गत, तो आपका आंसर होगा मरुस्थल के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फिर जो बचा हुआ भाग है, ये पेनिनसुला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये फिर आइलैंडिक पार्ट हो जाएगा। ये टोटल फिजियोग्राफिक डिवीजन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल साथ के साथ कॉपी करना है। हाँ जी, कंप्लीट यहां तक। चलो अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। नदर्न माउंटेन रीजन की अगर हम बात करेंगे तो इसी में क्या आ जाएगा, हिमालय माउंटेन आ जाएगा। तो आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे इसी में हिमालय माउंटेन। ओके, फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप इसी में हिमालय माउंटेन। फर्स्ट हेडिंग होगा इसी में हिमालय माउंटेन यानी कि हिमालय पर्वत। पढ़ना शुरू करते हैं इसी हिमालय माउंटेन को। हिमालय माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय माउंटेन के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि हिमालय माउंटेन जो है ये है यंगेस्ट, ये यंगेस्ट और हाईएस्ट कैसा माउंटेन है, फोल्डिंग माउंटेन है। हिमालय माउंटेन जो है ये यंगेस्ट और हाईएस्ट फोल्डिंग माउंटेन है। ठीक है ना, हिमालय कैसा माउंटेन है, तो आपका आंसर होगा ये है नया प्लस सबसे ऊंचा, नया और सबसे ऊंचा मोड़दार, कैसा पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। ओके, मोड़दार पर्वत जो है इसी को किस नाम से और जाना जाता है, तो इसी को कहा जाता है बलित पर्वत। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, बलित पर्वत कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक। चलो, सबसे नया मैंने लिखा हुआ यंगेस्ट माउंटेन है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग आप ये मानकर चलो 120 मिलियन ईयर एगो इसका फॉर्मेशन हुआ है, क्रिटेशियस टाइम पे। ठीक, मैं लिख देता हूं यहां पे कौन सी टाइम पर, क्रिटेशियस टाइम पे, क्रिटेशियस युग में निर्माण बनना शुरू हो गया। अब हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय माउंटेन जो है इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। ठीक, हिमालय माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक्सटेंशन जो है हिमालय का यानी विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, तो इसके विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से यू मानकर चलो आप,
ये है। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे हिमालय की, तो यहां पे क्या आता है, तो आपका आंसर होगा ये है नंगा पर्वत। ये पॉइंट कौन सा है, नंगा पर्वत। और यहां पे कौन सा पॉइंट आ जाता है, तो आपका आंसर होगा ये है नामचा बारवा। नंगा पर्वत और नामचा बारवा, नंगा पर्वत और नामचा बारवा। क्लियर है यहां तक, नंगा पर्वत और नामचा बारवा। नंगा पर्वत और नामचा बारवा के बीच में हिमालय माउंटेन फैला हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इन दोनों में एक्सटेंशन में, अगर हम बात करेंगे इसके लैटिट्यूड में बात करेंगे कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो आपका आंसर होगा 6 डिग्री का डिफरेंस है। अब इस हिमालय की शेप कैसी दिख रही है आपको, तो आपका आंसर होगा, अगर हम शेप की बात करते हैं या आकृति की बात करते हैं, तो हिमालय की जो आकृति है ये किस प्रकार की है। ठीक है ना, हिमालय की आकृति की अगर हम बात करेंगे तो जो हिमालय की आकृति है ये है धनुषाकार है। कैसी है, धनुषाकार है, यानी कि वो शेप है। ओके, हिमालय की आकृति कैसी है, धनुषाकार है, यानी कि धनुष के समान है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हिमालय जो है ये नंगा पर्वत कौन से एरिया में पड़ता है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है। और नामचा पर्वत कहां पड़ता है, तो ये पड़ेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वाले एरिया में। ओके, तो ये नंगा पर्वत से लेकर कहां तक फैला हुआ है, तो आपका आंसर होगा नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। इसी एरिया में इंडस रिवर गॉर्ज बनाती है, और यहाँ पे दिहांग गॉर्ज, दिहांग रिवर जो है या ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो क्या करती है, इसमें गॉर्ज बनाती है। तो आप यूं भी कह सकते हो कि इंडस गॉर्ज से लेकर दिहांग गॉर्ज तक हिमालय जो है हमारे इंडिया में फैला हुआ है। ओके, चलो अब बात आती है कि जो हिमालय माउंटेन है, इस हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसके फॉर्मेशन को समझने के लिए अलग अलग मत दिए गए। एक सबसे अच्छा जो मत दिया गया वो क्या, मतलब एक पहला जो मत दिया गया वो क्या दिया गया, वो दिया था कोबर ने। कोबर की अगर हम बात करेंगे तो ये जर्मनी के एक महान भूगोलवेत्ता माने जाते हैं अपने आप में, जिन्होंने कहा था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर इसको समझाया था हिमालय के फॉर्मेशन को, कि जो टेथिस सागर था, उस टेथिस सागर की अगर हम बात करेंगे तो उस भूसन्नति में, उस भूसन्नति पर ही क्या बना हुआ है, उस भूसन्नति से हिमालय बना हुआ है। वो सिद्धांत के अंदर कुछ कमियां थी जिनको वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इसका वेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हिमालय से संबंधित अगर हम सिद्धांत की बात करेंगे तो हिमालय से संबंधित सिद्धांत में हमें क्या करना होगा, हमें दो तरीके से पढ़ना होगा। एक तो पढ़ना होगा कोबर का सिद्धांत, और उसके बाद फिर हमें पढ़ना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, तो आपको हेडिंग डालना है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन अकॉर्डिंग टू कोबर। कोबर के अनुसार हिमालय का निर्माण। ठीक है ना, हमें किसकी थ्योरी पढ़नी है अभी, कोबर की। कोबर्स थ्योरी, या फिर आप सीधा सीधा हेडिंग डाल सकते हो उसी में, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, आज इसको पूरा कर देंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है भूसन्नति सिद्धांत। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसको भूसन्नति सिद्धांत। हिमालय के निर्माण से संबंधित है। ओके, भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो भूसन्नति सिद्धांत में सबसे पहली बात, इसको किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा यह सिद्धांत कोबर ने दिया। पहला पॉइंट क्या होगा, यह सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा यह सिद्धांत कोबर ने दिया। ठीक है ना, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा, यह सिद्धांत जो दिया था कोबर ने दिया था। आगे अगर हम बात करेंगे कोबर कहां से रहने वाले थे, तो आपका आंसर होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कोबर कौन थे, ये थे एक जर्मन वैज्ञानिक। कोबर का कहना क्या था, कोबर का यह कहना था कि शुरुआत में अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ सबसे पहले क्या थी भाई, पृथ्वी क्या थी, काफी गर्म थी। धीरे धीरे इसने ठंडा होना शुरू किया, और जब इसने ठंडा होना शुरू किया तो इससे क्या हुआ, डिप्रेशंस का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि यहां पे आप ऐसे समझ लो कि सिकुड़न बनी,
क्रस्ट वाला जो भाग था इसी ने ठंडा होकर सिकुड़ना शुरू कर दिया। जब इसने सिकुड़ना शुरू कर दिया तो इसी से यहाँ पे एक भूसन्नति का निर्माण हुआ। भूसन्नति का मतलब क्या होता है? भूसन्नति का मतलब होता है दो विशाल स्थल खंडों के मध्य में स्थित एक उथला जलीय भाग जिसके अंदर अवसाद हो, ठीक है ना, जिसके अंदर लगातार अवसादों का जमाव हो रहा हो, उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाएगा भूसन्नति। तो कोवर ने कहा था कि हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, किस भूसन्नति से हुआ है? तो आपका आंसर होगा हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो टेथिस भूसन्नति से हुआ है। तो सबसे पहले कोवर ने क्या बताया, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कोवर ने बताया कि हिमालय माउंटेन किससे बना है, तो आंसर होगा, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन फॉर्म्ड बाई टेथिस जियोसिंक्लाइन, ठीक है ना। किससे बना है? टेथिस जियोसिंक्लाइन से बना है। मतलब कि हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? तो इनका कहना था कि हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस भूसन्नति से हुआ है। किससे हुआ है? टेथिस भूसन्नति से हुआ है, ठीक है ना। किससे हुआ है? टेथिस भूसन्नति से हुआ है। किसका निर्माण? हिमालय का निर्माण। ओके, इन्होंने बताया कि था क्या, यहां पे ध्यान से समझना। इनके अकॉर्डिंग क्या था, मानकर चलो ये कोई भी स्थल वाला भाग है, एक विशाल स्थल वाला भाग हो गया, ये ऐसे कंडीशन है यहां पे। तो इस वाले एरिया में क्या है, मानकर चलो यहां पे पानी भरा हुआ है, ठीक। ये भी एक विशाल स्थल खंड है, ये भी स्थल खंड है। यहां क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इसी को कहा जाएगा जियोसिंक्लाइन। इसी को क्या कहा जाएगा? जियोसिंक्लाइन कहा जाएगा। और जो यहां पे स्थल खंड हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फोरलैंड, यानी कि अग्रभूमि। इसको भी क्या कहा जाएगा? तो इसको भी कहा जाएगा फोरलैंड, ठीक है ना। इसको भी क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा फोरलैंड, यानी इसे भी कहा जाएगा अग्रभूमि। ये दोनों भाग कौन से हो गए? अग्रभूमि वाले हो गए। इनके बीच में जो ये उथला भाग है जिसमें पानी भरा हुआ है, और पानी भरने के साथ साथ यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है? लगातार यहाँ से सेडिमेंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे डिपोजिट हो रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति कहा जाएगा। ओके, इसी को जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति कहा जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? तो कोवर का यह कहना था कि ये जो भूसन्नति है टेथिस सी वाली, इसी भूसन्नति में हिमालय का निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ध्यान से सुनना। ओके, देखो सबसे पहले नंबर पर इसमें क्या हुआ, सबसे पहले नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कोवर का कहना था, फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ, इसमें लिथोजेनेसिस हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? लिथोजेनेसिस हुआ, यानी कि चट्टान निर्माण हुआ, चट्टान निर्माण प्रक्रिया हुई। ओके, अब चट्टान निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, समझो इस बात को। मानकर चलो यहां पे हम ऐसे समझते हैं, ये कोई भाग है ऐसे, ये वाला कोई भाग है इस टाइप से, ठीक है। चलो, और जो बीच वाला भाग है इसमें क्या भरा हुआ है? यहां पे इस बीच वाले भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पानी भरा हुआ। इसको क्या कहा जाएगा? मैंने अभी बताया, इसको कहा जाएगा फोरलैंड। इसको भी क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? फोरलैंड। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पे जो ये फोरलैंड वाला भाग था, ये वाला भाग इसका ड्यूरेशन हो रहा था लगातार, और टूट टूट कर इसमें गिर रहा था। आप यूं भी कह सकते हो कि अगर यहां विशाल नदियां होंगी तो वो भी अवसाद लेकर आएंगी। तो इससे क्या हो रहा था, लगातार यहां पे जो जियोसिंक्लाइन था, या फिर आप सीधा सीधा यूं कह लो इसको कि जो टेथिस सी था, इस टेथिस सी में लगातार सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा था।
हो क्या रहा था इस वाले एरिया में, तो आपका आंसर होगा सेडिमेंट ऑफ फोरलैंड। पहले नंबर पे क्या होगा यहां पे, सेडिमेंट ऑफ फोरलैंड। ओके, सेडिमेंट ऑफ फोरलैंड डिपोजिट, सेडिमेंट ऑफ फोरलैंड डिपोजिट इन टेथिस सी, डिपोजिट इन टेथिस सी। ओके, क्या हो रहा है यहां पे, टेथिस सी जो है, टेथिस सी में सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है, और किसके सेडिमेंट, फोरलैंड के। मैं लिख रहा हूं यहां पे, अग्रभूमि के, सबसे पहले क्या हुआ, अग्रभूमि के अवसादों का, ठीक है ना, सबसे पहले क्या हुआ यहां पे, अग्रभूमि के अवसादों का क्या हुआ, अग्रभूमि के अवसादों का टेथिस सागर में, ठीक है ना, किसमें, टेथिस सागर में, टेथिस सागर में जमा हुआ। बात क्लियर है, टेथिस सागर में क्या हुआ, जमा हुआ। इससे क्या हुआ, इससे चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ। बात क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, बात को ध्यान से समझना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप बिल्कुल इस बात को ऐसे समझो, मानकर चलो ये एक आपकी छत पे एक पोल लगा रखा है आपने, और इस पे आपको कपड़े सुखाने, ठीक है, और इसके बीच में एक ये आपने आयरन का एक वायर लगा रखा है, ठीक है ना, इसमें क्या लगा रखा है आपने, तो आपका आंसर होगा आयरन का वायर है, आपने इसको कस रखा है यहां पे। अब होगा क्या, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पे आपने क्या किया, इसमें आपने एक भारी कंबल डाल दिया इसके ऊपर, मतलब आपने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे एक वेट लगा दिया। इससे क्या होगा, जैसे जैसे यहां पे अगर वेट बढ़ेगा, तो बात को समझना, इससे होगा क्या, जब वेट बढ़ेगा तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे या नहीं आएंगे, हाँ या ना, ये दोनों भाग एक दूसरे के नजदीक आएंगे या नहीं आएंगे, दोनों भाग एक दूसरे के नजदीक आएंगे। क्यों, क्योंकि वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब ये दोनों भाग एक दूसरे, ये जब दोनों भाग एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आप ऐसे समझ लो ये कंडीशन है, और यहां से जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर ये ऐसे एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ठीक है। जबकि वायर कैसा है, तो एक स्टील वायर है, या फिर आप ये कह लो कि एक आयरन का बना हुआ वायर है, एक लोहे का तार है, तो काफी कड़क है, और जब ये दोनों भाग ऐसे आएंगे तो फिर तार क्या करेगा, ये तार ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा, कमेंट करो जल्दी से भाई। ये तार जो है काफी कैसा है, ये तार जो है काफी कठोर है, ठीक है। तो जब ये दोनों भाग ऐसे जाएंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो बेशक इसमें वेट है, लेकिन जब दोनों भाग ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वायर ऐसा न होकर ये वायर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस वायर में क्या हो जाएगा, फोल्ड पड़ जाएंगे। आगे बात समझ में, इस वायर में क्या होगा, फोल्ड पड़ जाएंगे, इस वायर में क्या होगा, फोल्ड पड़ जाएंगे। आगे बात समझ में, इस वायर में क्या होगा, फोल्ड पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा भाग ऐसे आ रहा है। इस बात को दूसरे तरीके से समझो आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब टेथिस सी में लगातार सेडिमेंट का डिपोजिशन होना शुरू हुआ, तो अब ये अवसाद क्या कर रहे हैं, अवसाद अपने लिए यहां पे जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जब यहां प्रेशर ज्यादा हो गया तो फोरलैंड इधर मूव कर गया, फोरलैंड इनको जगह बनाने नहीं देगा। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि यहां अवसाद रुकने की कोशिश कर रहे हैं, फोरलैंड सिकुड़ना शुरू हो गया, तो फोरलैंड सिकुड़ना शुरू हो गया, अवसाद नीचे रुक नहीं पाएंगे, तो यही अवसाद अब ऊपर उठना शुरू कर देंगे। और जब यही अवसाद ऊपर उठना शुरू कर देंगे, तो इन्हीं अवसाद के ऊपर उठने से फोल्डिंग माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा मानना था किसका, कोबर का। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ध्यान से समझना, इसको टेक्टोजेनेसिस कहा जाता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, सेडिमेंट क्या हुआ, यहां पे ज्यादा डिपोजिट हुए, ध्यान से सुनना, इस वाले एरिया में क्या हुआ, सेडिमेंट ज्यादा डिपोजिट हुए। सेडिमेंट जब ज्यादा डिपोजिट हुए तो इससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, और जब प्रेशर बढ़ा तो फोरलैंड ने क्या किया, जो फोरलैंड थे दोनों, फोरलैंड मूव टुवर्ड्स, यानी कि जो अग्रभूमि थी, इस अग्रभूमि का क्या हुआ, अग्रभूमि की अगर हम बात करेंगे तो अग्रभूमि में एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर क्या हुआ, एक दूसरे की ओर संचालन हुआ। अग्रभूमि में एक दूसरे की ओर क्या हुआ, संचालन हुआ। दोनों अग्रभूमि जो थी, तो आपका आंसर क्या होगा, ये दोनों अग्रभूमि जो थी एक दूसरे की तरफ इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया।
थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान से सुनना। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर थर्ड स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, यही जो अग्रभूमि थी, सॉरी ये जो सेडिमेंट थे, इन्होंने ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया। देखो ध्यान से, अब यहां पे जो ये सेडिमेंट थे, इन सेडिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इन सेडिमेंट ने इस टाइप से ऊपर उठना शुरू कर दिया। आगे बात समझ में, सेडिमेंट ने क्या किया, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया। और जब सेडिमेंट ने ऊपर उठना शुरू किया तो इसके साथ साथ ये वाला भाग भी उठा यहां पे, और ये वाला भाग भी उठा। मतलब कि सेडिमेंट उठे, सेडिमेंट के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो सेडिमेंट के साथ साथ ये किनारे वाला भाग भी ऊपर उठा। ये पूरा का पूरा भाग जो है वो ऊपर उठ गया। आगे बात समझ में, तो इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया फोल्डिंग माउंटेन। इसी को नाम दिया गया क्या, फोल्डिंग माउंटेन। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल अगर हम हिमालय के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऐसा माना गया कि ऊपर की तरफ जो भाग उठा उसको कहा गया कुनलुन माउंटेन, नीचे की तरफ जो भाग उठा उसको कहा गया हिमालय माउंटेन, और बीच में जो भाग था इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको कहा गया क्या, इसको कहा गया तिब्बत प्लेट्यू। इसको कहा गया तिब्बत प्लेट्यू। ये सिद्धांत था किसका, कोबर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस प्रकार किसका फॉर्मेशन हुआ है, इस प्रकार हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। आगे बात समझ में। हालांकि इस सिद्धांत में कमियां थी, उनको कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहली कमी तो यही थी कि अगर हम बात करेंगे हिमालय की और कुनलुन माउंटेन की, जब इन सब ये पूरा का पूरा भाग ही ऊपर उठ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों तो, इनकी तो एज सेम होनी चाहिए, जबकि ये वाला माउंटेन जो है हिमालय से पहले भी बना हुआ है। ठीक है ना, ये माउंटेन जो है किससे पहले बना हुआ है, हिमालय से भी पहले बना हुआ है। मतलब इन दोनों की एज सेम नहीं है। जब एज सेम नहीं है इसका मतलब ये एक दूसरे मतलब एक साथ ऊपर नहीं उठे। इसके बाद फिर इन्होंने ये भी कहा था कि जब फोल्डिंग माउंटेन बनता है तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से अग्रभूमि समान रूप से गति करती है, जबकि ऐसा नहीं हुआ हिमालय के। जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का तो ये कहना था कि मूवमेंट जो हुआ था वो इंडियन प्लेट में जाकर मूवमेंट हुआ था और इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। मतलब कि समान प्रकार से गति की ऐसी कोई अवधारणा है ही नहीं। तो इस सिद्धांत की जो कमियां थी उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया वो पहला वर्ड था स्ट्रक्चर, दूसरा वर्ड था मैंने बताया आपको रिलीफ, तीसरा वर्ड था फिजियोग्राफिक रीजन। स्ट्रक्चर के आधार पर इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से पार्ट, एक तो नदर्न माउंटेन वॉल, ठीक है ना, नेक्स्ट अगर बात करेंगे पेनिनसुलर रीजन, और एक मिडिल प्लेन्स। फिजियोग्राफिक रीजन क्या होते हैं, फिजियोग्राफिक रीजन में स्ट्रक्चर भी आ जाता है, फिजियोग्राफिक रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन भी होती है, उसके अंतर्गत फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरा और फोना की भी कंडीशन होती है। ये सभी पॉइंट आ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आपका आंसर होगा 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हिमालय के बारे में, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया उसका, उसके बाद फिर हिमालय को एक एक करके हम समझना शुरू करेंगे कि ग्रेट हिमालय में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मिडिल हिमालय में कौन कौन सा भाग है, क्या है, कैसे बना, कौन सी चट्टान है वहां पे, उन चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी घाटियां हैं, करेवा क्या है, द्वार घाटी कैसे बनी, दून घाटी कैसे बनी, इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले फॉर्मेशन पे बात की जा रही है, फिर हिमालय को अच्छे से पढ़ना होगा फॉर्मेशन समझने के बाद। ओके, चलो तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।